तो चलिए आज बात करते हैं उस हमले की। एक ऐसी साजिश जो इतनी गहरी और इतनी सोची समझी थी कि उसने कश्मीर की सबसे शांत जगहों में से एक पहलगाम की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सोचिए बैसरन घाटी, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन यही खूबसूरती एक भयानक और पूरी तरह से प्लान किए गए आतंकी हमले का बैकड्रॉप बन गई। एक टूरिस्ट पैराडाइज जो देखते ही देखते एक जाल में तब्दील हो गया। तो सवाल ये उठता है कि कश्मीर की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट जगहों में से एक पर इतना बड़ा, इतना सोचा समझा हमला आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी प्लानिंग, जिसकी तैयारी सालों से चल रही थी। तो आइए आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की। 22 अप्रैल 2025। आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए घटना की टाइमलाइन को समझते हैं ताकि अंदाजा लग सके कि यह हमला कितना बड़ा और कितना भयानक था। इस हमले की जो मानवीय कीमत थी वो सच में चौंकाने वाली थी। 26 लोग, टूरिस्ट और स्थानीय लोग, 26 जानें चली गईं। अब ये जो टाइमलाइन है ये बहुत कुछ बताती है। देखिए कैसे सब कुछ प्लान किया गया था। दोपहर 1:45 पर एक आतंकवादी लोकल कपड़ों में आता है और हवा में फायर करके दहशत फैलाता है। ठीक 2 मिनट बाद 1:47 पर मिलिट्री जैसे कपड़ों में 2 और आतंकवादी मेन एग्जिट गेट को ब्लॉक कर देते हैं। फिर 1:50 तक डरे हुए लोगों को एक खास जगह, मतलब फूड स्टॉल्स के पास एक किल जोन की तरफ धकेल दिया जाता है। और फिर 1:55 पर लोगों को उनके धर्म के आधार पर अलग करके निशाना बनाया जाता है। ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। ये एक कोल्ड ब्लडेड टैक्टिकल प्लान था, एक जाल जिसे बहुत चालाकी से बिछाया गया था। तो जाहिर है इतना सटीक हमला कोई यूं ही नहीं कर सकता। तो फिर सवाल उठता है कि इस सब के पीछे था कौन? कौन थे वो लोग और कौन सा संगठन था? जब जांच हुई तो जो नाम सामने आए वो हैरान करने वाले थे। इसका मास्टरमाइंड था हासिम मूसा, एक पाकिस्तानी आर्मी का ट्रेंड एसएसजी पैरा कमांडो, मतलब एक प्रोफेशनल सोल्जर। उसका साथ दे रहा था आदिल हुसैन ठोकर, एक कश्मीरी लड़का जो स्टूडेंट वीजा पर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया था। इनके साथ एक और पाकिस्तानी नागरिक था, अली भाई। और इस पूरे लॉजिस्टिक्स को, मतलब कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ये सब प्लान किया था शेख सज्जाद गुल ने, जो टीआरएफ का एक प्लानर था। तो ये एक मिक्सचर था, एक तरफ हाईली ट्रेंड मिलिट्री वाले और दूसरी तरफ एक रेडिकलाइज्ड लोकल लड़का। ये कोई आम हमला नहीं था। अब ये टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट है क्या? देखिए, ये अक्टूबर 2019 में बनाया गया एक आतंकी संगठन है। असल में ये लश्कर-ए-तैयबा जैसे पुराने गुटों का ही एक नया नाम, एक रीब्रांड है। इसका मकसद था दुनिया को ये दिखाना कि ये कश्मीर का अपना लोकल आंदोलन है। ऐसा क्यों? ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जांच से बचा जा सके और पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर सामने ना आए। अब आते हैं इस हमले के ब्लूप्रिंट पर, और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है, क्योंकि इसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी और प्लानिंग का इस्तेमाल हुआ वो इसे इस इलाके के सबसे हाईटेक आतंकी हमलों में से एक बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला टारगेट बैसरन घाटी था ही नहीं। शुरू में वो लोग पहलगाम के लग्जरी होटलों पर हमला करने वाले थे, लेकिन वहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, हमलावरों के लिए रिस्क भी ज्यादा था। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और एक सॉफ्ट टारगेट चुना, बैसरन घाटी, जहां कोई खास सिक्योरिटी नहीं थी, टूरिस्टों की भीड़ थी और भागने के रास्ते भी आसान थे। और ये देखिए, ये था उनका अटैक ट्रैप, स्टेप बाय स्टेप प्लान। पहला, एक आतंकवादी हवा में गोली चलाकर दहशत फैलाएगा। दूसरा, बाकी 2 आतंकवादी बाहर निकलने के दोनों रास्ते बंद कर देंगे। तीसरा, डरी हुई भीड़ को एक पहले से तय की गई जगह यानी किल जोन की तरफ धकेला जाएगा। और चौथा, वहां उन्हें अलग अलग करके करीब से निशाना बनाया जाएगा। ये प्लानिंग दिखाती है कि उनका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत मैदान को मौत के जाल में बदलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। अब सवाल यह है कि ये लोग आपस में बात कैसे कर रहे थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? तो जवाब है ये अल्ट्रासेट्स कम्युनिकेशन। ये कोई आम फोन नहीं थे, ये हुआवे के खास स्मार्टफोन्स थे जिनमें सैटेलाइट एंटीना लगा होता है। ये फोन लोकल मोबाइल नेटवर्क को पूरी तरह बाईपास करके सीधे चीन के तियानलोंग 1 सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होते थे और पाकिस्तान में अपने सर्वर से बात करते थे। मतलब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए ये लोग पूरी तरह से अदृश्य थे, इनविजिबल। और प्लानिंग सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, जून 2024 में एक पाकिस्तानी कंपनी बीएसआई अमेरिकन सैटेलाइट कंपनी मैक्सार के साथ पार्टनरशिप करती है। इससे उन्हें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों का एक्सेस मिल जाता है।
फिर फरवरी 2025 में अचानक पहलगाम इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों की डिमांड डबल हो जाती है। और फिर 22 अप्रैल 2025 को उसी इलाके की सटीक ज्योग्राफिकल जानकारी के साथ हमला किया जाता है। मतलब उन्होंने हमले की जगह और भागने के रास्तों का पूरा नक्शा सैटेलाइट तस्वीरों से महीनों पहले ही तैयार कर लिया था। अच्छा, ये हमला सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़े जियोपॉलिटिकल खेल को देखना होगा। ये हमला उस वक्त के बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जून 2018 में पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। दबाव बढ़ता है। अक्टूबर 2019 में TRF को एक प्रॉक्सी ग्रुप के तौर पर बनाया जाता है ताकि नए नाम से काम जारी रहे। और फिर फरवरी 2025 में पहली बार हमास का नेतृत्व पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा करता है और वहां कश्मीर एकजुटता कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये एक पैटर्न दिखाता है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो नए प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, नए गठबंधन तैयार किए जाते हैं। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है। खुद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म कहती है कि पाकिस्तान की ISI आज भी उन आतंकी गुटों को पनाह देती है जो भारत पर फोकस करते हैं और उन्हें दूसरी तरह की मदद भी देती रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा करती हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज यानी EFSA, इससे पाकिस्तानी सेना, उसके इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और आतंकी गुटों के बीच का एक अपवित्र गठबंधन यानी अनहोली अलायंस बताता है। तो ये चिंता दुनिया भर की कई वॉचडॉग संस्थाएं लंबे समय से जताती आ रही हैं। तो हमले के बाद क्या हुआ? जाहिर है सारा फोकस अब हमलावरों को पकड़ने और इसके जो डिप्लोमैटिक नतीजे थे उनसे निपटने पर चला गया। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी का खेल देखिए। TRF ने खुद हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन जब UNSC में हमले की निंदा के लिए प्रेस स्टेटमेंट आया तो पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक TRF का नाम उसमें शामिल होने से रुकवा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में जब भारत ने TRF को ग्लोबल टेरर ग्रुप ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा तो चीन ने उस पर भी रोक लगा दी। मतलब जिम्मेदारी लेने के बावजूद डिप्लोमैटिक चालों ने TRF को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से फौरन बचा लिया। तो नतीजा ये है कि जहां कई ओवरग्राउंड वर्कर्स, मतलब जो जमीनी स्तर पर मदद करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं इस नरसंहार को अंजाम देने वाले 3 मुख्य हमलावर वो आज भी आज़ाद हैं। तो आज भी कश्मीर के घने जंगलों में उनकी तलाश जारी है। लेकिन ये हमला अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ गया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये आतंकवाद की दुनिया में एक नए, हाईटेक और ख़तरनाक दौर की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि इस तरह के जटिल और टेक्नोलॉजी से लैस आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए आखिर क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे इलाके की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।